ईरानियन लोगों ने ही देश से मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म को हटा दिया और आयतुल्ला खोमेनी को लीडर के तौर पर चुना। भाई ये आयतुल्ला खोमेनी नहीं बल्कि आयतुल्ला खेमेनी है। मानता हूँ नाम सही लिया है आपने, पर अपने एडिटर को कुछ क्लासेस दो और खुद को भी ये क्लास दो कि वीडियो अपलोड करने से कम एक बार चेक तो किया करते। आखिरकार मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर्स है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई, जो कॉम्पिटेंट क्लर्जी एसोसिएशन ग्रुप के हैं। एंड देखिए फिर से, भाई ये इब्राहिम रईसी है क्या? फिर से सेम मिस्टेक, एंड वो भी इतनी बड़ी एक ही वीडियो के अंदर। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसकी ये छोटी सी मिस्टेक्स तो क्यों मैं बता रहा हूं, इससे क्या ही कोई एक्सपोज होगा। तो अब असली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो के एंड में आप खुद ये डिसाइड कीजिए कि क्या गौरव ठाकुर फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा था या नहीं कर रहा था। अब देखिए शाह रजा के बारे में गौरव ठाकुर क्या कहते हैं। ईरान के शाह रजा पहलावी का लिबरल रजीम। सो शाह रजा पहलावी ईरानियंस की हिस्ट्री में एक मेजर प्लेयर है। उन्होंने उनके रजीम में ईरान के मॉडर्नाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली 1960s में व्हाइट रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, जिस प्रोग्राम के अंडर उन्होंने पूरे ईरान को वेस्टर्न कंट्रीज की तरह एक मॉडर्नाइज्ड और डेवलप कंट्री बनाने की कोशिश की। इसी की वजह से उन्होंने अपने देश में इंडिया के IITs की तरह ईरान में भी आर्य मेहर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स के जैसे पहलावी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए, ताकि ईरान भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रैपिडली ग्रो कर सके। ऑल्सो वो ये भी चाहते थे कि काफी सारे ईरानियन स्टूडेंट्स विदेश में भी जाके पढ़े हायर एजुकेशन के लिए, तो इसके लिए उन्होंने काफी सारे स्कॉलरशिप्स देना चालू किया, जिससे कि ब्राइट ईरानियन स्टूडेंट्स ईरान गवर्नमेंट के एक्सपेंस से US जैसे कंट्रीज में पढ़ाई करने जाए और ईरान की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। शाह रजा पहलावी का ऐसा मानना था कि ईरान के फ्यूचर लीडर्स एक पढ़े लिखे मॉडर्न सोच वाले होने चाहिए। ठीक है, इस डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप अब USA एंड ईरान रिलेशंस के बारे में ये क्या कहते हैं वो भी सुनिए। उस वक्त के ईरान के फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो आप बिलीव नहीं करोगे, आज जो ईरान US एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन है ना, उस समय US ईरान रिलेशंस इतने अच्छे हुआ करते थे कि US ईरान को पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में अपना सबसे क्लोजेस्ट एलाय मानता था। 1970s में ईरान खुद US के वेपन्स का लार्जेस्ट परचेजर था और इनका कोऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री अलायंस और एड तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि US प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने तो खुद रजा पहलावी के साथ मिलकर साल 1967 में ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान में एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम शुरू किया था और फिर वहीं पर ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी बनवाया। इनफैक्ट US तो उनके लिए मल्टीपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाने वाला था। सो बेसिकली US ईरान का अलायंस काफी स्ट्रांग था उस वक्त, और शाह के रेजिम में ईरान का एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा था। वहां पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे थे, और इनफैक्ट शाह तो 50 साल पहले ही ईरानियन स्पेस एजेंसी बनाने के लिए नासा जैसे एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन भी करने लग गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो पाता इससे पहले ईरान के एक रिलीजियस लीडर आयतुल्ला खोमेनी ने 1979 में द इनफेमस ईरानियन रेवोल्यूशन छेड़ दिया। उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि पहलावी एक US एजेंट है और वो ईरानियन रिलीजन और कल्चर को खराब कर रहा है, नष्ट करना चाहता है। और इस नैरेटिव से बेसिकली खोमेनी ने लोगों के रिलीजियस इमोशंस को यूज करके इवेंचुअली ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और शाह के रेजिम को एंड कर दिया, जिसके बाद शाह को अपनी जान बचाने के लिए US भागना पड़ा। जैसे ही शाह को US में शरण मिल गई, यहाँ पर आयतुल्ला खोमेनी के रेवोल्यूशनरीज ने तेहरान में स्थित US एम्बेसी में घुसकर 50 अमेरिकन को होस्टेज बना लिया। अब जाहिर है US इससे काफी नाराज हो गया और इसी की वजह से US ने ईरान पर साल 1979 में पहला इकोनॉमिक सैंक्शन लगा। देखिए अब रुक जाते हैं, क्योंकि गौरव ठाकुर सिर्फ वन साइड बात कर रहा है, एंड ये मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूं, आई कैन इंडेफिनेटली प्रूव इट। ये बात आप याद रखिए कि ईरान में मजलिस एंड राजा इन दोनों का रूल हुआ करता था। उलेमा माने रिलीजियस स्कॉलर। देखिए कहानी को यहां से स्टार्ट करते हैं कि 1901 में विलियम नॉक्स डियार्की एंड मुजफ्फर अल दीन, जो उस टाइम के राजा हुआ करते थे ईरान के, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में यह था कि आने वाले 60 इयर्स में विलियम डियार्की ईरान के अंदर ऑयल ढूंढेंगे, एंड अगर ऑयल निकलता है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सट्रैक्ट करना है एंड फिर बेचना है एंड प्रॉफिट बनाना है। एंड प्रॉफिट का सिर्फ 16% ईरान को देना होगा एंड एनुअली एक अमाउंट भी देना होगा ईरान को। विलियम डियार्की को ब्रिटिशर्स का फुल सपोर्ट था। ब्रिटिशर्स ने विलियम डियार्की को फाइनेंशियली सपोर्ट किया एंड जो कंपनी उन्होंने स्टार्ट की थी ईरान के साथ, उसका नाम एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी था एंड उसका शेयर लिया था ब्रिटिशर्स ने। एंड फाइनली 1908 में ऑयल मिल जाता है। देखिए ब्रिटिशर्स अब ऑयल निकाल रहे थे और ईरान को सिर्फ उसका कुछ ही अमाउंट यानी कि 16% मिल रहा था, एनुअली एक अमाउंट मिल रहा था। बट ये तो सीधी सी बात है, जब ऑयल किसी कंट्री का अपना होगा लेकिन एक्सट्रैक्ट दूसरा कर रहा होगा, प्रॉफिट भी दूसरा ही ले रहा होगा, तो कैसा लगेगा किसी कंट्री को। मजलिस जो है इस सब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एंड 1919 में मजलिस कहती है उनसे कि आप निकल जाए हमारे देश से। पहले तो ब्रिटिशर्स नहीं मानते, बट फिर प्रेशर जब पड़ता है तो उन्हें निकलना ही पड़ता है वहां से। फिर देखिए ब्रिटिशर्स कितना गंदा खेल खेलते हैं ईरान के साथ। एक मिलिट्री ऑफिशियल थे रिजा खान, जिसकी बात गौरव ठाकुर अपने वीडियो में करता है बट पूरी स्टोरी नहीं बताता है। रिजा खान को सपोर्ट था ब्रिटिशर्स का
ये वीक कर देते हैं मजलिस को एंड इवन कुछ मजलिस के मेंबर्स को मरवा भी देते हैं। पूरा मॉडर्नाइज कर देते हैं ये ईरान को। बट अब कहानी के दूसरे पहलू को आप समझिए। दैट्स वाई मैंने स्टोरी इतनी लंबी बोली ताकि चीजें क्लियर हो जाए। गरीब लोग सफर कर रहे थे रिजा खान के रीजन में एंड फिर आगे ईरान में हाई इन्फ्लेशन हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज, ये सब कुछ ईरान में देखने को मिलता है एंड यहीं पे यूएसए ईरान को फुल सपोर्ट करता है। इसीलिए नहीं कि यूएसए में ह्यूमैनिटी आ गई थी, बल्कि उसको ईरान के अंदर अपना कंट्रोल रखना था। देखिए शायद आपको ये पता ही होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए बहुत पावरफुल हो गया था। तो यूएसए एक काम करता है, वो इंटरनेशनल कंसोर्टियम बनाता है। उसमें यह था कि यूके की कंपनीज ईरान में जो ऑयल निकालकर बेच रही थी, अब उसमें यूएसए की कंपनीज भी आ गई थी एंड इवन यूएसए अब ईरान के इंटरनल अफेयर्स में भी अपनी टांग लड़ा रहा था। अब देखिए ये सब देखकर किसी भी सिटीजन का खून खोल उठेगा। फिर मोहम्मद मुसादिक ये कहते हैं कि हम अपना ऑयल खुद बेचेंगे, ना कि यूके या यूएसए। तो यहां पे फिर सैंक्शंस लगते हैं ईरान पर। अब देखिए यहां पे आप जिस यूएसए के बारे में गौरव ठाकुर इतनी अच्छी बात करता है, देखिए सिर्फ ऑयल खुद बेचने पे ईरान पे सैंक्शंस लगते हैं यूएसए के जरिए से। फिर यूएस एंड यूके लेकिन फुल सपोर्ट देते हैं रिजा खान को एंड मोहम्मद मुसादिक को, जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, इनको पीएम की पोस्ट से हटा देते हैं। अब देखिए यहां पे हिपोक्रेसी। इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि यूएसए ने इराक को इन्वेड क्यों किया था। थोड़ी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, इराक के केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स को खत्म करने के लिए यहां पे यूएन स्पेशल कमीशन की एक स्पेशल फोर्स को डिप्लॉय कर देता है, बट इराक रिमूव कर देता है इस इंस्पेक्शन को ये कहकर कि ये लोग स्पाइन कर रहे थे हमारी कंट्री में अमेरिका के लिए। एंड फिर यूएस ने इराक लिबरेशन एक्ट पास किया। अब जनरल सद्दाम को हटाना यूएसए का एजेंडा बन गया था एंड फिर इराक में डेमोक्रेटिक अपोजिशन ग्रुप को $97 मिलियन की असिस्टेंस दी जाती है ताकि इराक में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जा सके। Operation Desert Fox was launched by the combined force of US and UK to destroy the production of nuclear, chemical and biological weapons by Iraq. अब आप पूरी बात को समझिए। यहां पे डेमोक्रेसी को लाना चाहता था यूएसए इराक में एंड ईरान में पीएम को हटाकर राजा को लेकर आता है, यानी डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्की को लाता है। इससे सीधे जाहिर होता है कि यूएसए सिर्फ जहां पे अपना फायदा देखेगा वहां जाएगा। अब देखिए कैसे फिर से गौरव मैनिपुलेट करता है आयतुल्लाह खोमेनी के बारे में। और इनफैक्ट शाह तो 50 साल पहले ही ईरानियन स्पेस एजेंसी बनाने के लिए नासा जैसे एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन भी करने लग गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो पाता इससे पहले ईरान के एक रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने 1979 में द इनफेमस ईरानियन रेवोल्यूशन छेड़ दिया। उन्होंने रिलीजन के बेसिस पर एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि पहलावी एक यूएस एजेंट है और वो ईरानियन रिलीजन और कल्चर को खराब कर रहा है, नष्ट करना चाहता है। और इस नैरेटिव से बेसिकली खोमेनी ने लोगों के रिलीजियस इमोशंस को यूज करके इवेंचुअली ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया और शाह के रेजिम को एंड कर दिया, जिसके बाद शाह को अपनी जान बचाने के लिए यूएस भागना पड़ा। जैसे ही शाह को यूएस में शरण मिल गई, यहाँ पर आयतुल्लाह खोमेनी के रेवोल्यूशनरीज ने तेहरान में स्थित यूएस एम्बेसी में घुसकर 50 अमेरिकन को होस्टेज बना लिया। अब जाहिर है यूएस इससे काफी नाराज हो गया और इसी की वजह से यूएस ने ईरान पर साल 1979 में पहला इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। फिर इसके बाद इसके रिस्पॉन्स में खोमेनी ने अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उल्टा यूएस को ही पूरे ईरान और मिडिल ईस्ट में द ग्रेट सेटन और एंटी इस्लामिस्ट कहकर बदनाम करना शुरू कर। अब मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। अब देखिए फिर से यूएसए ने कब्जा किया था रिजा खान के जरिए से, तो इस बार आयतुल्लाह खोमेनी उठते हैं यूएसए के अगेंस्ट। अब फिर से ये तो ईरान के हक में बात कर रहे थे, तो इनको फुल सपोर्ट मिलता है लोगों से, बट फिर आगे इनको एक्साइल किया गया ईरान से एंड फिर प्रोटेस्ट हुए ईरान में एंड इतने डेंजरस प्रोटेस्ट देखकर रिजा खान और यूएसए डर गया। बट इन प्रोटेस्ट में कई ईरानी लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी एंड फाइनली रिजा खान को निकलना पड़ता है वहां से और वो यूएसए पहुंच गए थे। आयतुल्लाह खोमेनी वापस आते हैं ईरान एंड ईरान में शरिया कानून लाया गया एंड आयतुल्लाह खोमेनी को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। यूएस एम्बेसी जो थी ईरान के अंदर, वहां यूएसए के 52 ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड यूएसए डिमांड की जाती है कि रिजा खान जिसने हम पे इतने जुल्म किए उसको यहाँ भेजो एंड 52 ऑफिशियल्स को हम छोड़ेंगे। अब इसके बाद फिर से यूएसए ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे। अब आप खुद सोचिए कि क्या यूएसए अपना ट्रस्ट नहीं ढूंढ रहा था ईरान में। अब सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं, ये सुनिए। 17 अक्टूबर 2023 को गाजा में एक हॉस्पिटल अटैक होता है। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि इजराइल ने गाजा में बॉम्बिंग करके हॉस्पिटल उड़ा दिया। अगेन कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। इस मिस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस को सामने आकर इसके पीछे की असली सच्चाई को सबूत के साथ बताना पड़ा। आईडीएफ ने 2 टेररिस्ट का कॉन्वर्सेशन लीक कर दिया, जिसमें वो ये क्लियरली कह रहे हैं कि उन पर जिस गाजा के हॉस्पिटल अटैक का इल्जाम लगाया जा रहा है वो एक्चुअली हमास की सिस्टर टेरर ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का मिसफायर्ड रॉकेट था।
जो गलती से उनके ही देश में उस हॉस्पिटल में जा गिरा। उसके बाद जैसे इजरायली फोर्सेस ने ये ऑडियो रिलीज किया يشهد لك انه من علمنا هذا شكله من علمنا بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندي तब खुद अल जजीरा ने फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी को कोट करते हुए रिपोर्ट किया कि उस हॉस्पिटल अटैक के पीछे पैलेस्टीनियन रॉकेट का। कितनी बेशर्मी के साथ गौरव डिफेंड कर रहा है इजराइल को। अब अगर इनको पता नहीं है तो आ जाइए गौरव साहब, आपको कुछ फैक्ट से अवेयर कर देते हैं। अब देखिए, ये है हनन्या नफ्ताली, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल स्पोक्स पर्सन। इसने ये ट्वीट किया था। ट्वीट में था कि कैसे इजराइल ने सक्सेसफुली यहां पर इस हॉस्पिटल को बॉम्ब किया है। एंड अफसोस की बात है कैसे हमास आज टनल बनाकर और हॉस्पिटल को एज अ कवर बनाकर इस्तेमाल करता है। अब जैसे ही इस हरकत की वजह से एक एंटी इजराइल वेव देखने को मिली तो इस ट्वीट को डिलीट किया गया और सारा ब्लेम हमास पे डाला गया। एंड वो फर्जी रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी जिसमें हमास की रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है। वो कहते हैं कि रॉकेट मिस फायर कर गया है एंड वीडियो भी जिस पर ये दिखाया जा रहा है कि हमास का ही रॉकेट मिस फायर कर गया है। इसका काउंटर आप इस वीडियो से ही सुन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बता सकते हैं कि ये अटैक इजराइल ने किया है। अब अगर आप रिसेंट इजराइल की हिस्ट्री पर चले जाएंगे, वो टारगेट करते थे हेल्थ फैसिलिटीज को ही। देखिए 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, यानी कि कुछ दिन पहले ही अहले अरब हॉस्पिटल के अटैक से यूएनएस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स एंड रिलीफ वेब ने रिकॉर्ड किए हैं 21 इजरायली अटैक्स जो कि टारगेट करते थे पैलेस्टीनियन हेल्थ पर्सनल, जिसमें सिविलियंस और यूएन स्टाफ की भी हत्या की गई है। एंड यूएनएस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नीड ने कंफर्म किया है 136 अटैक्स हेल्थ केयर वर्कर्स पर गाजा में बिटवीन 7 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। अब उस पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा या देखा भी होगा, लेकिन आपने फिर ये नोटिस किया कि इस पोस्ट को लास्ट में एडिट किया गया एंड वीडियोस को डिलीट किया गया और जो टाइम स्टैम्प था वो अटैक के टाइम के साथ मैच नहीं होता था। एंड लास्ट थिंग, रिकॉर्डिंग में कहा जाता है कि दे शॉट इट फ्रॉम द cemetery बिहाइंड द हॉस्पिटल, but Israeli spokesperson Daniel Hagari posted a photo on X that shows the rocket was launched from a location down in the southwest. तो उम्मीद करता हूं कि अब आप खुद ये सोच सकते हैं कि गौरव ठाकुर कैसे फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है।